हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटर बर्गर का फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजन। पीटर बर्गर ने रिलीजन के बारे में किस तरीके का बात की थी और उन्होंने रिलीजन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ये सारे चीज़ें आज के क्लास में हम देखेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें जानना होगा कि फेनोमेनोलॉजी होता क्या है। फेनोमेनोलॉजी यानी कि किसी भी घटना को डिटेल में स्टडी करना। यहाँ पर पीटर बर्गर ने रिलीजन को डिटेल में स्टडी किया था। ऐसे अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो फेनोमेनोलॉजी का फाउंडर है एडमंड हुसर्ल। उन्होंने फेनोमेनोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारी चीज़ें, कौन फाउंडर है, कौन इसके बारे में काम किया है, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें देखना है सिर्फ पीटर बर्गर का फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या है, यानी कि पीटर बर्गर का रिलीजन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि उन्होंने थ्योरेटिकली चीज़ों को कहाँ से लिया था और उन्होंने किस बुक में इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया था। फिर देखेंगे रिलीजन एंड वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन। पीटर बर्गर का वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम रिलीजन के साथ वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन किस तरीके से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, यानी कि रिलीजन के रिलेटेड हमारे वर्ल्ड में क्या क्या पर्सपेक्टिव है जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं या फिर उनसे किस तरीके से रिलीजन को रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या है, रिलीजन का डेफिनेशन क्या है और इस वर्ल्ड में रिलीजन का क्या मीनिंग है, ये समझेंगे। और आखिर में द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, यानी कि पीटर बर्गर के हिसाब से हमारा रिलीजन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में हमारा रिलीजन किस तरीके से होगा, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है जो इग्नो के एग्ज़ाम के साथ नेट, स्लेट, CUET, UPSC सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स जो है मेनली इग्नो से लिए गए हैं और आप लोगों को पता ही है कि इग्नो के मटेरियल्स सबसे ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि उन्होंने पीटर बर्गर ने कहाँ से अपना थ्योरी डेवलप किया है। उन्होंने उनका बुक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये उनका सबसे मेन बुक है जिससे हम बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी कि हमारे सोसाइटी में रियलिटी किस तरीके से तैयार होता है, रियलिटी किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट होता है, हम सोसाइटी को किस नज़रिए से देखते हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। और इस बुक को उन्होंने थॉमस लुकमैन के साथ एक साथ लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम पीरियड भी देख सकते हो, 1966 में उन्होंने इस बुक को लिखा था। उस टाइम पीरियड पे जो लोगों का थॉट प्रोसेस है किस तरीके का था और उनके साथ इनका क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें भी हमें थोड़ा याद में रखना होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थिंकर को पर्सपेक्टिव को या फिर उसका नॉलेज को समझने के लिए। उन्होंने इस बुक में मेनली क्या क्या काम किया था, उन्होंने इस बुक में सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बताया था। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जैसे कि कमिटमेंट, सोशल रियलिटी, ये सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। इसके बारे में मेरा एक डिटेल क्लास है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के क्लास भी वहाँ पर देख सकते हो। और उन्होंने 1969 में द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन बुक लिखा था। वहाँ पर उन्होंने अपना रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से हमारी दुनिया में रिलीजन तैयार होता है और इसका रियलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। अब देखते हैं वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन। वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि हमारा जो दुनिया है वो किस तरीके से तैयार हुआ है।
यहाँ पर वो एटॉम, मोलिक्यूल्स, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन वर्ल्ड है ये तैयार हुआ है, लोगों का जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से तैयार हुआ है। उन्होंने इस वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही किस तरीके से हमारा वर्ल्ड तैयार होता है उसके हिसाब से ही उन्होंने रिलीजियन को भी समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने आसपास के जो रिलेशनशिप्स और चीज़ों के जो फेनोमेना है ये सारे चीज़ों को भी स्टडी किया था। उन्होंने अपने रिलीजियन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स, फिर फेनोमेना को समझना और बहुत सारी थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने के साथ ही अपने वर्ल्ड को समझाया था। उन्होंने कहा था, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज था, वो है सोसाइटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैन एंड मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो भी सोसाइटी है वो इंसानों के द्वारा ही तैयार किया गया है और जो भी इंसान है वो भी ऑपोजिट में सोसाइटी के द्वारा ही तैयार किया गया है। यानी कि एक दूसरे के द्वारा ही तैयार होते हैं ये मैन और सोसाइटी। ये जो इंसान है वही सोसाइटी तैयार करता है और उसके साथ ही उसको डिफाइन किया जाता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होता है और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी सोसाइटी ही उसको तैयार करके देती है। इसलिए सोसाइटी और मैन का जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, किसी भी जगह को या फिर किसी भी इंसान को, किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए। पीटर बर्गर ने हमारे वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, कि हमारा वर्ल्ड किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैन और सोसाइटी का जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके लिए उन्होंने 3 मोमेंट्स या फिर 3 स्टेप्स दिए हैं। पहला है एक्सटर्नलाइजेशन, फिर ऑब्जेक्टिवेशन और अंत में होता है इंटरनलाइजेशन। ये 3 स्टेप के द्वारा ही किसी भी मैन के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए सोसाइटी तैयार होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन और इंटरनलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नलाइजेशन यानी कि कोई भी इंसान जो एक सोशल बीइंग है वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी, कल्चर, ये सारे चीज़ों के द्वारा इंटर रिलेटेड होता है। उसके साथ उसका इंटरेक्शन मस्ट है, मतलब उसको होना ही चाहिए वो इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन होगा तभी वो एक्सटर्नलाइज कर सकेगा, यानी कि उसके आसपास की चीज़ों को समझ सकेगा। फिर एक्सटर्नलाइजेशन होने के बाद वो अगर अपने आसपास की चीज़ों को समझ गया तो उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिवेशन। ऑब्जेक्टिवेशन यानी कि वो सारे चीज़ों को, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, मेंटल हो या फिर उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, वो सारे चीज़ें रियलिटी में तैयार होता है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ कि कोई भी रिलीजियन हो, वो अगर अपने आसपास के रिलीजियन को समझने की कोशिश करे तो उसको अपने एनवायरनमेंट को समझना होगा कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो उनके कल्चरल लोग हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा उसका एक्सटर्नलाइजेशन। फिर ऑब्जेक्टिवेशन में वो खुद उस रिलीजियन को अपने साथ पाएगा और उसको भी अपने आप में लेने की कोशिश करेगा, यानी कि वो खुद ब खुद उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और वो भी प्रैक्टिस करेगा कि रिलीजन किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से वो जो फिजिकल चीज़ें हैं वो भी समझेगा और अपना जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी करेगा कि नहीं, रिलीजन में किस भगवान को मानूंगा, ये सारे चीज़ें वो ऑब्जेक्टिवेशन में करेगा। फिर होता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन यानी कि अपने आप में अंदर ही ले लेना, यानी कि इंटरनलाइज करना। पहले होगा एक्सटर्नलाइजेशन, फिर ऑब्जेक्टिवेशन, फिर होगा इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में वो सब्जेक्टिवली, कोई भी इंसान अपने सब्जेक्टिवली वो सारे चीज़ों को इंटरनलाइज करेगा, यानी कि उसके अंदर ले लेगा कि जब भी वो सोचेगा उसको एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा नहीं, वो खुद ब खुद उसके थॉट प्रोसेस में आ जाएगा। जैसे अगर आप कोई हिंदू हो, अगर किसी भी मंदिर के सामने से गुजरते हो तो आप वहाँ पर नमस्कार करते हो, यानी कि वहाँ पर वो चीज़ आपके वहाँ पर इंटरनलाइज हो गया
कोई भी इंसान अगर प्रेयर कर रहा हो, कोई भी पूजा हो रही है, तो आप वहाँ पर जाके हाथ जोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका इंटरनलाइजेशन। अब पीटर बर्गर ने ये जो 3 चीज़ें हैं, एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन और इंटरनलाइजेशन, इसके द्वारा किस तरीके से सोसाइटी तैयार होता है उन्होंने बताया था। उनके हिसाब से जो भी सोसाइटी है वो तैयार होता है, क्रिएट होता है एक्सटर्नलाइजेशन के ही द्वारा, यानी कि लोग एक्सटर्नलाइज करते हैं तभी सोसाइटी क्रिएट होता है। फिर ऑब्जेक्टिवेशन होता है जब वही सोसाइटी एक रियलिटी बन जाता है, यानी कि वो सोसाइटी तब रियल होगा तभी वो ऑब्जेक्टिवेशन होगा। उस टाइम पे उसका अपना लॉ होगा, उसका खुद का आइडेंटिटी होगा। अगर उसका खुद का लॉज आइडेंटिटी होगा तभी वो ऑब्जेक्टिवेशन होगा। और उसके बाद होता है इंटरनलाइजेशन। फिर वही सोसाइटी और सारे ह्यूमन एजेंट्स को क्रिएट करता है, यानी कि वही सोसाइटी अपना जो पावर है वो इम्पोज करते हुए बाकी लोगों को भी तैयार करता है कि नहीं, आपको इस सोसाइटी के तौर तरीके से ही जीना होगा, आपको ये सारी चीज़ें मानना होगा। इसी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी जो वर्ल्ड है, किसी भी इंसान का वर्ल्ड है, वो ऑब्जेक्टिवली भी तैयार होता है और सब्जेक्टिवली तैयार होता है। ऑब्जेक्टिवली यानी कि सोसाइटी के द्वारा, और सब्जेक्टिवली यानी कि खुद ब खुद ही उस इंसान के द्वारा भी तैयार होता है। फिर देखते हैं रिलीजन एंड वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन। वर्ल्ड कॉन्स्ट्रक्शन के साथ रिलीजन किस तरीके से रिलेटेड है। पीटर बर्गर ने कहा था कि उनका जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के द्वारा तैयार होता है और वर्ल्ड बिल्डिंग एंड वर्ल्ड ऑर्डरिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग यानी कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी या फिर वर्ल्ड तैयार होता है और उसको किस तरीके से हम ऑर्डर में रखते हैं और उसके साथ हमारा क्या एक्टिविटीज़ जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ ही हमारा रिलीजन का कॉन्सेप्ट मेनली तैयार होता है। उन्होंने 2 तरीके के चीज़ों के साथ डिस्टिंग्विश की थी, यानी कि उन्होंने नोमोस और कॉस्मोस में डिस्टिंग्विश की थी। यहाँ पर नोमोस क्या है और कॉस्मोस क्या है। नोमोस यानी कि हमारा सोसाइटी का मीनिंगफुल ऑर्डर। नोमोस को हम शॉर्टकट में नॉर्म्स भी कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी का जो मीनिंगफुल ऑर्डर है वो किस तरीके से चीज़ों को अपने मेंबर के ऊपर इम्पोज करता है कि आपको ये सारे नियम कानून मानने ही होंगे, वो होगा नोमोस। और जो कॉस्मोस है वो है कोई भी इंसान के आसपास का यूनिवर्स, यानी कि द स्फेयर अराउंड मैन। जो भी इंसान है उसके आसपास जो भी पूरा जगह होगा वो एक्सेस कर सकता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोस। नोमोस यानी कि उसका ऑर्डर जो सोसाइटी उसके ऊपर इम्पोज करता है, और जो कॉस्मोस यानी कि उसका यूनिवर्स जो उसके आसपास पूरा होता है, उसके आसपास जितने दूर तक वो अपने आप में पाता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। और जो भी सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी हो, ये नोमोस और कॉस्मोस के बीच डिफरेंशिएट करता ही है। इसके द्वारा ही हम किसी भी रिलीजियन को समझ सकते हैं। रिलीजियन मेनली ये नोमोस और कॉस्मोस का रिलेशनशिप ही है। यहाँ पर नोमोस यानी कि सोशियली कॉन्स्ट्रक्टेड ऑर्डर, जो भी सोसाइटी उसके मेंबर्स के ऊपर इम्पोज करता है, और जो कॉस्मोस है फंडामेंटल मीनिंग्स इनहेरेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि उस यूनिवर्स में उसके आसपास में किस तरीके का मीनिंग इम्पोज किया गया है। अगर कोई भी धर्म का इंसान हो, अगर उसका आसपास में जो भी सोसाइटी है वो कुछ ऑर्डर उसको देगा कि आपको सारे दिन में क्या क्या काम करना है, या फिर किसी भी फेस्टिवल के टाइम आपको किस तरीके से एक्ट करना है, ये उसका नोमोस होगा। और जो कॉस्मोस है उसका फंडामेंटल चीज़ें इनहेरेंट इन द यूनिवर्स, उस आसपास में चीज़ों में किस तरीके से फंडामेंटली चीज़ों को इम्पोज किया गया है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजियन। बर्गर ने जब रिलीजियन का स्टडी किया था, उन्होंने कभी भी रियलिटी ऑफ रिलीजियन को, यानी कि रिलीजियन का जो रियलिटी है उसको कभी भी प्रूफ या फिर डिसप्रूव नहीं किया था। उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है या फिर रिलीजन ट्रू या फिर फॉल्स है। ये सारी चीज़ों के बारे में बर्गर ने कभी नहीं कहा था। उन्होंने
जो रिलीजियन का पर्सपेक्टिव है, जो दो तरीके से हमारा सोसाइटी में स्टडी किया जाता है, एक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा है थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट किए थे। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या स्टडी होता है, हमारे सोसाइटी में हम किस तरीके से रिलीजन को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को हम एम्पिरिकली समझते हैं, यानी कि हम चीज़ों को साइंटिफिकली फाउंड करते हैं और टेस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है क्या या फिर नहीं करता है। ये सारे चीज़ें वहाँ पर हम टेस्ट करते हैं और ये कभी भी चीज़ों को ट्रू या फॉल्सिटी के हिसाब से डिफाइन नहीं करता है। ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कभी भी नहीं कहता है कि कोई रिलीजन ट्रू है या फिर कोई रिलीजन फॉल्स है। ये कभी भी इसके बारे में डील नहीं करता है। वो मेनली समझने की कोशिश करता है कि ये रिलीजन के द्वारा क्या फंक्शन हो रहा है या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। और थियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ों को सोचे तो ये नॉन एम्पिरिकल होते हैं, जो नॉर्मली रैशनल नहीं, यानी कि हमारा जोक्तिक चीज़ों के बारे में हम नहीं बताते हैं। ये नॉर्मेटिव इन ओरिएंटेशन होता है। ये इसका एक कुछ नॉर्म कैटेगरी अलग तरीके का होता है, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग तरीके से स्टडी होता है। बर्गर ने कभी भी रिलीजन को ट्रू या फिर फॉल्स नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर रिलीजन होगा तो वो यूज़फुल होगा या फिर नॉन यूज़फुल होगा, यानी कि उसका यूज़ होगा या फिर उसका यूज़ कम होगा, लेकिन कभी भी वो ट्रू या फिर फॉल्स नहीं हो सकता। कोई भी रिलीजन हो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर उन्होंने रिलीजन का डेफिनेशन दिया है। उन्होंने रिलीजन का डेफिनेशन देते वक्त उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी। उनका जो डेफिनेशन है वो कुछ पॉइंट करता है, उसका सम यूटिलिटी है। उनके हिसाब से जो रिलीजन का डेफिनेशंस है, जो भी डेफिनेशंस है, उनका एक पॉइंट होता है। हर रिलीजन का या फिर हर डेफिनेशन का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग यानी कि यूटिलिटी होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो डेफिनेशंस है रिलीजन का, वो एजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि वो हमारे सोचने की कैपेसिटी के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ यूजेस होंगे ही। फिर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है, रिलीजन का डेफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। उनके हिसाब से जो हमारा रिलीजन है वो एक सेक्रेट कॉस्मोस के हिसाब से है। उनका आइडिया ही था कि रिलीजन एक सेक्रेट कॉस्मोस है। उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज द ह्यूमन एंटरप्राइज बाय व्हिच ए सेक्रेट कॉस्मोस इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि रिलीजन एक ह्यूमन एंटरप्राइज है जहाँ पर जो सेक्रेट कॉस्मोस है वो तैयार होता है, वो एस्टैब्लिश होता है। इसको अगर हम घुमा के बोले तो वो है रिलीजन इज कॉस्माइजेशन इज इन ए सेक्रेट मोड, यानी कि हमारा जो कॉस्मोस है, आसपास का जो हमारा यूनिवर्स होता है, उसमें सेक्रेट चीज़ें क्या क्या है, इसको ही कहा जाता है रिलीजन। जो भी ह्यूमन एंटरप्राइज है या फिर ह्यूमन ग्रुप है, वो किस तरीके से चीज़ों को, अपने आसपास के चीज़ों को सेक्रेट मानता है, इसके ऊपर ही रिलीजन बेस्ड है। पीटर बर्गर को जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा था द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइज आर सेक्रेड इन नेचर, यानी कि जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो सेक्रेड होते हैं नेचर में। जैसे कि कोई पत्थर, कोई भी ड्रेस या फिर कुछ टूल्स, टाइम्स, स्पेस, ये सारे चीज़ें सेक्रेड होते हैं नेचर में। यहाँ पर बहुत ग्रेट वैरायटी है सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स में। हर सोसाइटी में अलग अलग चीज़ों को सेक्रेट माना जाता है। अगर किसी जगह पर लाल कपड़ा को अगर सेक्रेट माना जाता है तो किसी में भगवा को, अगर किसी जगह पर एक मूर्ति को माना जाता है तो किसी रिलीजन में एक क्रॉस को। इसी तरीके से बहुत सारे वैरायटी है रिलीजन में, लेकिन हर किसी चीज़ में मेनली सेक्रेट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता ही है कि कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ स्पेशल होगा, तभी उसको सेक्रेट कहा जाता है।
बार्गर ने जो डुर्खेम का कॉन्सेप्ट है सैक्रेड एंड प्रोफेन, इसको माना था। उन्होंने कहा था कि हमारे सोसाइटी में सैक्रेड और प्रोफेन होते हैं। सैक्रेड यानी कि जो चीज़ें हमारे रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं वो है सैक्रेड, और जो सारी चीज़ें हमारे रिलीजन के साथ जुड़े नहीं हुए हैं वो होते हैं हमारे प्रोफेन। प्रोफेन को हम नेगेटिवली भी सोचते हैं। बर्गर के हिसाब से जो रिलीजन है ये कुछ डेंजरस चीज़ें भी पोजेस करते हैं, उसके पास कुछ डेंजरस पावर भी होता है। अगर कोई भी सोसाइटी रिलीजन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा या फिर उसके पावर को अगर नष्ट करने की कोशिश करेगा तो ये एक थ्रेट होगा, यानी कि वो रिलीजन भी उसके ऊपर कुछ पावर इम्पोज करेंगे। अगर सैक्रेड चीज़ों में कनेक्शन लॉस हो जाए तो उस सोसाइटी में केवास तैयार हो सकता है, यानी कि लोगों के बीच में मतभेद, द्वंद्व, इस तरीके का चीज़ें तैयार हो सकता है। इसलिए उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था सैक्रेड कॉस्मोस का, यही उन्होंने बताया था कि यही मेन चीज़ है किसी भी रिलीजन को, और रिलीजन को एग्जिस्ट करने के लिए वो सैक्रेड कॉस्मोस होना ज़रूरी है। अब देखते हैं द फ्यूचर ऑफ रिलीजन। फ्यूचर ऑफ रिलीजन के बारे में पीटर बर्गर ने क्या कहा था, यानी कि हमारा रिलीजन फ्यूचर में कैसा होगा, किस तरीके से होगा। उन्होंने अपने स्टडीज़ के द्वारा समझाया था कि जो भी हमारा रिलीजन है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के ऊपर फोर्स अपना बल प्रयोग कर सकता है, वो लोगों को एकत्रित करने में भी हो सकता है। इसका जो रिलीजियस जो इमेजिनेशन है, इसका जो वे ऑफ लाइफ है, ये भी डिफरेंट है। आजकल हम बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, हमारे मॉडर्निटी में चल रहे हैं। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर कैपिटलिज्म आया, फिर रैशनल थिंकिंग, हम रेनेसां में देखते हैं कि हमारा रैशनल थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में रिलीजन एग्जिस्ट करता है। रिलीजन का जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अब भी प्ले करता है। लेकिन हमारा जो रेनेसां पीरियड में जो लोग थे वो उन लोगों ने कहा था कि नहीं, हमारा रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोगों ने चीज़ों को, रिलीजन को अपने आप में माना था और इसको आज भी मानते जा रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा था कि रिलीजन जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि जी फ्यूचर में हमारा रिलीजन किस तरीके से होगा। उनके हिसाब से हमारा अगली जो फ्यूचर में जो रिलीजन होगा वो प्लूरलिस्टिक होगा, यानी कि वो प्लूरलिज्म में विश्वास करेगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस में प्लूरलिज्म होगा। इसके हिसाब से ही हमारा रिलीजन तैयार होगा। उन्होंने कहा था रिलीजन विल कंटिन्यू टू हैव इट्स होल्ड ऑन सोसाइटी, but it will not be one unified monolithic religion, rather it will be religion with pluralism। यानी कि रिलीजियन कंटिन्यू तो होगा सोसाइटी में, लेकिन ये आजकल जिस तरीके का फॉर्म में हम देख रहे हैं, जैसे ये एक ही रिलीजियन है, इसका एक अलग मोनोलिथिक रिलीजियन है। जैसे अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो उनका हिंदुत्व का अलग अलग तरीके का चीज़ें होंगे, ऐसे मोनोलिथिक रिलीजियन नहीं होंगे। यहाँ पर होंगे रिलीजियन विथ प्लूरलिज्म, यानी कि बहुत सारे रिलीजियन से चीज़ों को एक साथ लेकर ही हम काम करते रहेंगे, हमारा रिलीजियन आगे बढ़ता रहेगा। पहले के ज़माने के जैसे एक मोनोलिथिक रिलीजियन नहीं रहेगा, अब हो जाएगा रिलीजियन विथ प्लूरलिज्म, यानी कि बहुत सारे फीचर्स होंगे और जो सारे फीचर्स होंगे वो बहुत सारे रिलीजियन से हम लेकर ही चीज़ों को नया एक रिलीजियन बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर में भी रिलीजियन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि रिलीजियन एक पावरफुल फोर्स है। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।